Hello, Jai Hind and welcome to my YouTube channel. My name is Yogesh Oda and today in this lecture we will discuss about the mock test number second. So ये है हमारा mock test number second. So चलिए शुरू करते हैं mock test number second को. इससे पहले mock test number first आ चुका है. चलिए देखिए इसके अंदर सबसे जो पहला क्वेश्चन क्या है कि BI हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 5 days. What is the time taken by 7/8 of its part of decay? इसका अर्धायु कितना है 5 दिनों का और 7/8 भाग को 6 होने में कितना समय लगेगा। तो पहली बात ध्यान रखिए 60 भाग 6 हुआ है तो रह कितना जाएगा, तो 1 में से 7/8 घटा दीजिए, कितना रह जाएगा 1/8 रह जाएगा। अब यहाँ से ये रह जाएगा, ध्यान रखिए रिमेन्स, इट रिमेन्स। सो ऐसे में क्या होगा कि मान लो शुरू में कितना था n0 था, तो एक अर्धायु के बाद कितना हो जाएगा n0/2 हो जाएगा, 2 अर्धायु के बाद कितना हो जाएगा n0/4 हो जाएगा, 3 अर्धायु का कितना हो जाएगा n0/8 हो जाएगा। तो कितनी अर्धायु बीती हैं 3 अर्धायु बीती है। एक अर्धायु कितने दिन की है 5 दिन की, 5 days। सो टोटल टाइम कितना आ जाएगा 15 days। कई ऐसे भी करते हैं 1/8 रह गया तो 1/8 के अंदर 2 की पावर 3, तो 3 मतलब 3 हाफ लाइफ, तो ये जो आंसर आ गया। फिर जैसा मर्जी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है 40 डिग्री टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का स्केल का क्या अंतर होता है, देखिए तो यहाँ होता है C-0/5 बराबर F-32/9। तो ये सेल्सियस में है तो C/5 बराबर F-32/9। 5 से कैंसिल हो कितनी बार 8 बार, 8 × 9 कितना होता है 72। सो F-32, F कितना आ जाएगा 104 आ जाएगा। एक इसमें इस तरह के क्वेश्चन और आते हैं कि उसके लिए आपको सीधा सीधा शॉर्टकट बताता हूँ कि इसमें सेल्सियस में परिवर्तन होने पर फ़ारेनहाइट में कितना परिवर्तन होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए इसको आप क्या कर दें, अवकलन कर दें। जैसे मैं देखो अवकलन करता हूँ, तो अवकलन करूँगा dC/dF 1/5 ऐसे का ऐसा, F का कितना हो गया 1, 32 का हो गया 0 और इसका हो गया 9। तो dC/dF कितना आ गया 5/9 आ गया। और ये कहीं भी यूज़ कर सकते हैं आप। DC क्या है सेल्सियस में परिवर्तन, DF क्या है फ़ारेनहाइट परिवर्तन, डायरेक्ट ये रिलेशन आ जाएगा आपको, कोई उसमें अब आपको बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आता है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ साउंड। साउंड की मैक्सिमम वेलोसिटी किस में होती है, स्टील के अंदर होती है, ठोस के अंदर ज़्यादा होती है और कितनी होगी 5100 मीटर/सेकंड होती है। नेक्स्ट देखिए क्या आता है, नेक्स्ट आता है पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM, इसकी टोटल एनर्जी, इसकी कुल ऊर्जा कैसे समानुपाती होती है। तो कुल ऊर्जा का सूत्र आपको याद है, तो चलो आपको बताता हूँ। यांत्रिक ऊर्जा या कुल ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 12kA²। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, गतिज सूत्र होता है 12 × k × A² - x²। और स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, स्थिति ऊर्जा का सूत्र होता है 12kx²। तो हमारे पास कुल ऊर्जा है, तो ये हमारे पास कुल ऊर्जा पूछी गई है। कुल ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, तो इसके प्रोपोर्शनल है किसके A के, ठीक है। तो A² के क्या है प्रोपोर्शनल है, तो स्क्वायर ऑफ इसके क्या आ जाएगा हमारे पास प्रोपोर्शनल आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास यदि अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग द वेट ऑफ बॉडी ऑन इक्वेटर। सो देखिए इक्वेटर क्या है कि मान लीजिए अर्थ है और ये हमारे पास यहाँ पे घूम रही है। सो जब अर्थ घूम रही होती है तो इस जगह पर घूमने के कारण जो गुरुत्वाकर्षण या G में परिवर्तन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या आता है G - ω²R। वैल्यू ऑफ G आफ्टर या ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ रोटेशन, ये वैल्यू आती है। अब कह रहा है कि अर्थ घूमना बंद कर दे, घूमना बंद कर देगी तो ओमेगा कितना हो जाएगा 0। हमारा वेट क्या होता है, मतलब हमारा भार क्या होता है, भार होता है mg, तो ये तो हो गया 0। तो ऐसे में G' क्या आएगा G आ जाएगा। मतलब क्या होता है, मतलब पहले G में से ω²R माइनस हो रहा था और अब कुछ भी माइनस नहीं हो रहा, कुछ भी माइनस नहीं हो रहा, मतलब G' बराबर क्या आ गया G आ गया, ओमेगा बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो G' अर्थात G' की वैल्यू क्या हो गई बढ़ गई, तो G' वैल्यू होती है वेट भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि अर्थ कितना तेज घूमे, अर्थ कितना तेज घूमे कि अर्थ जो भूमध्य रेखा पर बैठा व्यक्ति है वो उससे अलग हो जाए। तो इसका जवाब आपको बताता हूँ। यदि आज के प्रेजेंट टाइम से 17 टाइम फास्टर जब घूमेगी, 17 गुना जब तेज घूमेगी, तब हम क्या हो जाएंगे भूमध्य रेखा पर बैठे होंगे तो अलग हो जाएंगे। और इस स्थिति में हमारे पास लंबाई, मतलब दिन की लंबाई या दिन की अवधि क्या होगी 84.6 मिनट होगी। इस 84.6 मिनट को आप याद रखिए, 3 से 4 बार काम आता है ये फैक्टर। गुरुत्वाकर्षण में एक बार यहाँ आएगा, गुरुत्वाकर्षण में ही एक बार उपग्रह सैटेलाइट फिजिक्स के अंदर आएगा, उपग्रह भौतिकी के अंदर, जहाँ एक उपग्रह पृथ्वी की चारों ओर इतने मिनट चक्कर लगाता है। और वापस से ही आएगा सरलावत गति के अंदर, क्या जब एक पिंड को छोड़ा जाता है तो कैसे गति करता है, मतलब कि ये कहाँ तक, इसका आवर्तकाल क्या होगा, आवर्त गति करेगा, इसका आवर्तकाल कितना होगा 84.6 मिनट होगा। देखो तीसरी बार आ गया। चौथी बार
कि सरल लोलक का अधिकतम आवर्तकाल कितना होता है, तो सरल लोलक का अधिकतम आवर्तकाल होता है 84.6 मिनट। और ये क्वेश्चन यदि किसी ने दिया हो एनडीए, तो एनडीए 2018 सितंबर में पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या आता है, इनमें से कौन सा जो है सबसे छोटेस्ट बैंड रखता है, तो इसके लिए डायरेक्ट आपको आंसर याद रखना है इंफ्रारेड वेव्स। नेक्स्ट देखिए क्या आता है कि रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस, और इक्वेटर पर जो है हमारे पास रेशो, इसका रेशो क्या होता है। सो देखिए इसका रेशो की बात करें तो यदि मान लीजिए ये हमारे पास एक क्या है द्विध्रुव है, तो यहाँ से हमारे पास क्या है आर दूरी पर क्या है विद्युत क्षेत्र हमें निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र हमें आर दूरी पर कितना होता है, आर विद्युत क्षेत्र होता है 2kp/r3। ये होता है अक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में कितना होता है, तो निरक्षीय स्थिति में होता है E = kp/r3। ये होता है हमारे पास निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, तो ऐसे में यदि हम अक्षीय और निरक्षीय का अनुपात निकालें तो E अक्षीय बटा E निरक्षीय यदि हम करना चाहें, अब अक्षीय क्या है एक्सियल पॉइंट जिन बच्चों को इंग्लिश में, और निरक्षीय क्या है इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इसका रेशो पूछ रहा है, तो इसका रेशो आ जाएगा 2:1। तो हमसे पूछा है अक्ष पर और भूमध्य मतलब इक्वेटोरियल मतलब कि दोनों से बराबर दूरी पर। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 2:1। और एक बात ध्यान रखें, ये इसके लिए नहीं, ये किसी चुंबक के लिए भी वैलिड होता है। ठीक है, और एक साथ साथ ये कि पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, विजिबल दृश्य लाइट आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी फोटो इफेक्ट विल नॉट टेक प्लेस व्हेन द फोटोइलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड इज गिवन एट 10 हर्ट्ज। मतलब क्या है कि जब हम 10 हर्ट्ज की, हमारे पास क्या है दहली आवृत्ति है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 10 हर्ट्ज है, और हम क्या कर रहे हैं, हम ये आपतित प्रकाश डाल रहे हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, एफ का मान बड़ा होना चाहिए F0 से, F0 दहली आवृत्ति से, या लैम्डा का मान छोटा होना चाहिए दहली तरंग दैर्ध्य से। ठीक है, तो ये दो शर्त आप याद रखें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। तो हमारे पास देखिए 12 10 से बड़ा है, ग्रेटर देन 10 है, ये भी ग्रेटर देन 10 है, और ये भी ग्रेटर देन 10 है। तो इन तीनों में तो होगा विद्युत प्रभाव, लेकिन इसमें नहीं होगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, देखिए एक कार जो है 30 किलोमीटर/आवर पे चल रही है और 8 मीटर के अंदर रुक जाती है ना। अब वो 60 पे चल रही है, तो बताइए कितना होगा। तो इसको देखो करने का तरीका क्या है, कार दोनों बार सेम है, कार सेम है तो क्या है, और क्या चीज़ सेम है, ब्रेकिंग फोर्स सेम है। ब्रेकिंग फोर्स क्या है, सेम है, मतलब फोर्स सेम है तो मंदन भी या त्वरण भी क्या है, सेम है। एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन क्या है, सेम है। भाई कार सेम है, द्रव्यमान भी सेम है, तो इसलिए ए भी सेम होगा। तो v² बराबर क्या होता है, u² + 2as होता है। तो v कितना आ गया हमारे पास 0, क्योंकि हमें रोकना है, u² - 2as। तो s बराबर क्या होगा, u²/2a। ठीक है, तो ये आ जाएगा s बराबर कितना आ जाएगा, u²/2a आ जाएगा। ठीक है सर। अब देखिए क्या है कि a सेम है। अब इसके दो तरीके करने का, कोई तो कहता है सर मैं ऐसे करूँगा, S1/S2 = u1² कोई कहता है मैं ऐसे करूँगा, ऐसे भी कर सकते हो। और कोई कहता नहीं सर मैं ऐसे करूँगा कि S ∝ u², ऐसे भी कर सकते हो। जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। पर्सनली मुझे ये सही लगता है, S ∝ u²। अब u क्या हो गया, डबल। देखो u पहले कितना था 30, ये कितना हो गया 60, तो ये हो गया डबल। तो ये डबल होता है, ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, भाई इधर स्क्वायर है ना, तो ये डबल होगा तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो मतलब जो दूरी है वो 4 गुना हो जाएगी। तो पहले कितनी थी 8, अब से 4 गुना कितनी 32। अभी देखो इससे करता है तो इससे भी कर ले, 8/S2 = 30/60 का स्क्वायर। यहाँ से भी कितना आएगा 32 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है कि हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं, श्रेणी क्रम में नहीं लगाए जाते हैं। इसका कारण क्या है, जो है घरेलू उपकरण श्रेणी क्रम में नहीं लगाए जाते, इसका कारण क्या है। देखो एक तो यही कारण है कि यदि मान लो श्रेणी क्रम में लगे, ये बल्ब है, मान लो ये बल्ब है, ये बल्ब है, ठीक है, और हमने क्या करा यहाँ पे सप्लाई लगा दी, ये हमारा स्विच है। अब यदि ऑन करेंगे तो तीनों एक साथ ही ऑन होंगे, और ऑफ होंगे तो तीनों एक साथ ही ऑफ होंगे। तो ये पहला आंसर हमारे पास आ जाएगा कि स्विचिंग ऑफ एन अप्लायंस वुड स्विच ऑफ द रेस्ट। एक यंत्र बंद करने पर दूसरे सारे यंत्र बंद हो जाएंगे। ठीक है, फ्यूज का इसके अंदर हमें कोई समझ नहीं आता, इसके अंदर मतलब फ्यूज का कोई कारण नहीं जेन्युइन। पावर जो है वेरी मच, पावर के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, और अप्लायंस जो है वो डैमेज हो जाएगी हाई करंट के कारण, और ये हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि सीरीज में लगाएंगे तो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। सीरीज में लगाने पर तुल्य प्रतिरोध बढ़ जाता है, और समांतर में लगाने पर तुल्य प्रतिरोध घट जाता है। तो इसमें क्या होगा हमारे पास कि पावर जो है वो क्या होगा, डैमेज हो जाएंगे। मतलब जो इसमें करंट जो है कम, वो करंट कम नहीं होगा, करंट जो है उच्च लिखा हुआ है, तो करंट उच्च नहीं होगा, हाई नहीं होगा, करंट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो ये कारण भी हमारा नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारा इसका आंसर क्या आएगा, ए आ जाएगा।
नेक्स्ट देखिए क्या रहा है कि दो सोर्स जो है कोहेरेंट है। कोहेरेंट मतलब क्या है, कला सबद्ध स्रोत है, जिसे सुसंगत भी कहते हैं। तो कब होंगे, तो आंसर है इनमें जब आवर्ती या कालांतर जो है फेज डिफरेंस, सेम फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट फेज डिफरेंस एंड क्या रहेगा, कांस्टेंट फेज डिफरेंस एंड जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहती है। और एक बात, कैसे बनाए जाते हैं ये आप ध्यान रखें। तो दो तरीके से बनाए जा सकते हैं। कैसे, वेव फ्रंट का डिवीजन से, वेव फ्रंट मतलब तरंगागर के डिवीजन से, और एम्पलीट्यूड के डिवीजन से, एम्पलीट्यूड मतलब आयाम के डिवीजन से, दोनों तरीके से बनाए जा सकते हैं। ठीक है सर। तो यंग ने कैसे बनाए थे, आपको यदि 12th में आपको याद हो तो यंग ने ऐसे किसी इस तरह से तरंगागर आया था और दो पार्ट्स में बढ़ गया था। तो यंग ने कैसे बनाए थे, तरंगागर के विभाजन से बनाए थे। सीडी के अंदर, सीडी डीवीडी देखिए आपने, उसके अंदर आपको रिंग्स चमकती हुई दिखाई देती हैं। तो वो क्या है, वो विवर्तीकरण है या इंटरफेरेंस है। उसमें कैसा बने कला शब्द, एम्पलीट्यूड के डिवीजन से बने। शर्त क्या है कि दोनों स्रोत S1 S2 यदि दोनों कैसे होने चाहिए, सगे भाई होने चाहिए। सगे भाई मतलब दोनों के पिताश्री मतलब दोनों का पेरेंट सोर्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और फ्रीक्वेंसी या फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, बी आ जाएगा। नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या क्या चीज़ नियत नहीं रहती है। अब देखो सर्कुलर मोशन है एक समान, तो उसमें क्या चीज़ नियत रहती है, स्पीड नियत रहती है। स्पीड नियत रहेगी, स्पीड मतलब चाल नियत रहेगी। चाल है तो गति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv², तो v² चाल है तो ये नियत है, m नियत है, चाल नियत है। संवेग बदलता है, वेग बदलता है, त्वरण बदलता है। ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, परिवर्तित होती हैं। आवर्तकाल नियत रहता है। ओमेगा कोणीय वेग, ध्यान रखिए वेग बदलेगा, कोणीय वेग नहीं बदलेगा। कोणीय वेग क्या रहता है, नियत रहता है। इस बात का आप खास ध्यान रखें। नेक्स्ट क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 13, क्या यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो डायामैग्नेटिक में क्या होगा। डायामैग्नेट की जो ससेप्टिबिलिटी है मतलब सुग्राहिता है, ये टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करती है, T की पावर 0 होती है। तो ऐसे में क्या रहेगा, नो इफेक्ट आएगा। और जो मतलब पैरामैग्नेटिक होते हैं मतलब अनुचुंबकीय होते हैं जो, उसमें क्या होता है, उसमें जो है क्यूरी का नियम लगता है। ठीक है, इस तरह से। और जो लोहे चुंबकीय तो उसमें क्या लगता है, क्यूरी वायस का नियम लगता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट आता है वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, TIR। डायरेक्टली याद रखें TIR। मिराज प्रभाव किस पर है, TIR पे। लूमिंग प्रभाव किस पर है, TIR पे। ठीक। नेक्स्ट क्या आता है कि यदि देखिए हमारे पास यंग डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट की उस जगह तीव्रता बताइए जहाँ पर जो पथांतर है वो कितना है, λ/4 है। पहली बात तो पथांतर को कालांतर में बदलते हैं। कालांतर में कैसे बदलो कि लैम्डा की जगह रख दो 2π, कुछ भी नहीं करना बाकी। तो 2π रख देंगे तो क्या आएगा आंसर हमारे पास, देखिए तो डेल फाई। ठीक है, डेल फाई क्या होता है हमारे पास, मैंने कहा डेल फाई निकालना है तो लैम्डा की जगह रख दो 2π। सो 2π/4 मतलब क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। अब व्यतीकरण के अंदर जब I1 बराबर I2 होते हैं, जो यंग डबल स्लिट में था भी, यंग के प्रयोग में I1 बराबर I2 था, तो ऐसे में तीव्रता का सूत्र क्या होता है, तीव्रता का सूत्र होता है 4I cos² φ/2। डायरेक्ट याद रखें, उस समय पे आप इसको, आपके लिए ऐसे लगाना आसान रहेगा एग्जाम टाइम में। तो I नेट बराबर 4, I कितना है, I तो I है भैया, cos फाई कितना है, फाई है π/2, तो ये क्या बन जाएगा π/4। और इसका भी क्या बना हुआ है, इसका स्क्वायर बना हुआ है। π/4 मतलब कितना हो गया, 45 डिग्री। 45 डिग्री कितना होता है, 45 डिग्री होता है 1/√2। तो 1/√2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 1/2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ I और यहाँ आ जाएगा 1/2, तो ये आ जाएगा 2I। तो हमारे पास इसमें डी ऑप्शन देने का, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2I आ जाएगा। ठीक है, फिर से बता दूँ, देखिए I1 बराबर क्या है, I2। जब I1 बराबर I2 होता है तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना होता है, 4I cos² φ/2। आपको यहाँ लैम्डा क्या दे रखा है, लैम्डा दे रखा है पथांतर। अब आपको इसे क्या बनाना पड़ेगा, कलांतर बनाना पड़ेगा। तो कलांतर बनाने में क्या करें, लैम्डा को आप क्या रख दें, लैम्डा को आप रख देंगे 2π। जैसे आप 2π रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा π/2 आ जाएगा। अब फॉर्मूला क्या था, 4I cos² φ/2। तो डेल फाई का मान हम रख दिया π/2, तो ये कितना आ जाएगा, π/4 हो जाएगा। ठीक है, तो π/4 आ जाएगा। कोस π/4 कितना होता है, 1/√2, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, तो आ जाएगा 2I। तो आंसर इसमें ये ऑप्शन है नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2I आ जाएगा।
नेक्स्ट आता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालें बामर सीरीज से, सॉरी ब्रैकेट सीरीज से ना। अब देखो इसके अंदर 2-3 शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ कि लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, पी फंड, एल, बी पी, बी पी, ठीक है। अब कईयों को तो लगेगा ये शॉर्ट ट्रिक नहीं है, पर ठीक है आपका काम चल जाएगा। यू वी ट्रिपल आई, यू मतलब क्या है, अल्ट्रा वोयलेट, मतलब लाइमन सीरीज में अल्ट्रा वोयलेट तरंगें निकलती हैं। बी मतलब क्या है, विजिबल, है ना, बी मतलब बामर में विजिबल, ठीक है। पी मतलब क्या है, इंफ्रारेड, 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 इंफ्रारेड मतलब क्या होता है, इंफ्रारेड मतलब होता है अवरक्त, ठीक है। यू मतलब क्या है, अल्ट्रा वोयलेट, वी मतलब क्या है, विजिबल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, तो लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, हमसे पूछ रहा है ब्रैकेट के अंदर। अब देखो, अब आता है इसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी। जब भी सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य पूछे, मिनिमम वेवलेंथ पूछे, तो उसे सबसे दूर से उतारो, सबसे दूर से नीचे उतारो। और जब भी आपको सबसे बड़ी वेवलेंथ बोले, सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य बोले, तब बिल्कुल पड़ोसी से उतारो, नेबरिंग से उतारो। तो देखो लाइमन कब होता है, लाइमन होता है जब 1 में आता है, बामर कब होता है जब 2 में आता है, पाश्चन कब होता है जब 3 में आता है, ब्रैकेट कब होता है जब 4 में आता है। तो ये 4 में होता है। और मैंने क्या कहा, सबसे छोटी के लिए सबसे दूर से उतारो, तो सबसे दूर कहाँ से उतर सकता है, अनंत से। तो जब पार्टिकल अनंत से 4 में आ रहा होगा, तब जो तरंग दैर्ध्य होगी वो कैसी होगी, मिनिमम होगी। तो फॉर्मूला क्या है तरंग दैर्ध्य का, 1/λ, ठीक है, 1/λ बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा R0Z² इंटू 1/N1² माइनस 1/N2²। ध्यान रखिए यहाँ N1 से N2 से N1 में आ रहा है, N2 से किस में आ रहा है, N1 में आ रहा है। तो R0Z कितना है 1, N1 कितना है 4² माइनस ये कितना हो गया हमारे पास 0। सो 1/λ कितना आ जाएगा, R0 बटे कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 16 आ जाएगा, ठीक है। इसको पलटेंगे हम तो लैम्डा कितना आ जाएगा, 16/R। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है सर। डबल द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। सो हमने क्या करा है, लेंथ डबल करी है। तो हमारे पास R का फॉर्मूला क्या होता है, R का फॉर्मूला होता है ρ इंटू L/A। अब कितना लगेगा, पहला है ऑलवेज 0 नहीं, फोर्स का फॉर्मूला याद कर लो, फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB sin थीटा, ठीक है सर। थीटा किस किस के बीच का एंगल है, थीटा एंगल है V और B के बीच का एंगल है। कह रहे 0 यदि 45 हो, नहीं। 0 यदि V और B परपेंडिकुलर हो, नहीं। 0 यदि पैरेलल हो, क्यों, क्योंकि पैरेलल होने पर थीटा कितना हो जाएगा, 0। 0 हो जाएगा तो साइन 0 कितना होता है, 0, तो फोर्स भी आ जाएगा 0। और यदि परपेंडिकुलर होंगे तो पथ कैसा होगा, वृत्ताकार सर्कुलर पथ होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इमेज यदि कॉनकेव मिरर के अंदर कैसे बन रही है, इफ द इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर मतलब यहाँ पे अवतल दर्पण के या कॉनकेव मिरर के सामने बन रही है, और दर्पण के सामने हमेशा कैसी इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, लेंस होता तो क्या होता, लेंस में आता वर्चुअल, लेंस में कैसा आता, लेंस में आता आभासी और सीधा। ये जो चीज़ है मैंने बोल रहा हूँ, ये वाली, ये चीज़ किसके लिए आती है, लेंस के लिए, और ये आंसर किसके लिए आता, मिरर के लिए, ठीक है। एक साथ याद रखें, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर ऑफ मेटेलिक स्फीयर। मेटेलिक स्फीयर मतलब धातु का गोला। धातु गोले में क्या होता है, धातु गोले में E0 होता है। जब E0 होगा तो E0 बराबर आता है dV/dr। तो ये कब होगा 0, जब V नियत होगा, तभी तो किसी फलन का अवकलन 0 कब होगा, जब वो नियत होगा, कांस्टेंट होगा। तो मतलब dV या V बराबर कांस्टेंट, तो जो सतह पर है वही अंदर होगा, और अंदर कहीं भी चले जाइए वहीं रहेगा। तो आंसर आएगा सतह के पृष्ठ के बराबर, सेम ऑन द सरफेस। कई बार इसमें ऐसा ही पूछा जाता है कि V जो है वो R पर किस तरह से निर्भर करता है, V जो है वो R की घात 0 पर क्या होता है, निर्भर करता है, ठीक है। तो ये आप याद रखें, इसके अंदर सीधा सीधा आपके आएगा, आप ध्यान रखें। चालक के लिए ध्यान रखना, चालक के किसी खोखले गोले के लिए किलोवाट आर किसकी इकाई है, किलोवाट इकाई है जो हम विद्युत खर्च करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी की इकाई है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की युक्ति है ये। अच्छा, अब किलोवाट आर क्या है, देखो किलोवाट आर, तो किलो क्या हो गया 1000, है ना, वाट पड़े रहने दो साइड में। आर को क्या लिख सकते हो, 3600 सेकेंड, तो 3600 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा
36 गुना 10 की घात 5 वाट सेकंड, और वाट सेकंड क्या बोलते हैं, जूल, तो इतने जूल हैं। तो आपसे पूछे जाए 1 किलो वाट आर में कितने जूल होते हैं, तो आप डायरेक्टली याद रखें 3.6 इंटू 10⁻⁶, कहीं से मतलब पावर भी देते हैं, अदरवाइज 36 × 10⁵ है, तो 1 किलो वाट आर में 3.6 गुना 10 की घात 6 जूल होते हैं। अच्छा, कई बार क्वेश्चन आता है कि यूनिट की संख्या निकालिए कि कितनी यूनिट खर्च हुई, तो यूनिट की संख्या निकालने का आंसर ध्यान रखिए, n युक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ डिवाइस, इनटू पावर किसमें, वाट में, इनटू टाइम किसमें, आर में, अपॉन 1000। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो कि कितनी यूनिट खर्च हुई। जैसे मैं बोलूँ कि एक बल्ब 100 वाट का है, 10 घंटे चला, 10 घंटे चला, तो बल्ब कितना है, एक है, कितने वाट का है, 100 वाट का, कितने आर चला, 10, अपॉन कर दो 1000, कितनी यूनिट खाएगा, 1 यूनिट खर्च खाएगा। कभी कभार आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आता है, एक बार मैग्नेट को इक्वली काटा गया, लेंथ वाइज और विड्थ वाइज। तो ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है और हम इसको ऐसे काट रहे हैं कि इसकी हर जो टुकड़ा मिलेगा उसकी सभी की क्या होगा, इक्वल रहे। तो लेंथ वाइज और जो है विड्थ वाइज 4 भागों में काटा गया, तो लंबाई के अनुदिश काटा, लो जी, और हमने ऐसे काटा, तो ये एक हिस्सा कैसा मिल गया, ऐसा मिल गया। इस एक हिस्से में देखो तो एक हिस्सा में ऐसा मिल गया। अब जो ध्रुव सामर्थ्य होती है, ध्रुव सामर्थ्य होती है वो पोल के क्षेत्रफल के, इसको क्यू नोट लिखते हैं, पोल के क्षेत्रफल से क्या होती है, एरिया ऑफ पोल के क्या होती है, समानुपाती होती है। अब जो मैंने किया है ऐसे केस में हमारे पास पोल का एरिया क्या हो चुका है, आधा, तो एरिया आधा हो चुका है, तो पोल जो सामर्थ्य है वो भी कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, तो आधी हो जाएगी। इसी के अंदर आपको जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। यदि पहले द्विध्रुव अघूर्ण m था तो अब एक टुकड़े का द्विध्रुव अघूर्ण कितना रह जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पूरे जो फ्लक्स से एक जो क्यूब है उसके अंदर क्यू चार्ज रखा हुआ, तो एक फेस से, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इसमें जो आवेश है वो केंद्र पर रखा हुआ है। तो ये मान लीजिए इस तरह से हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे आवेश रखा हुआ है बीचों बीच। अब बीचों बीच रखा हुआ तो सभी से पूरे से मिला के कितना निकलेगा, Q/ε0, पूरे से सभी से Q/ε0। लेकिन मेरे को तो एक से निकालना है, तो कितने फलक हैं इसके, कितने फेस हैं इसके, 6 फेस हैं। तो ये तो था पूरे से, पूरे क्यूब से था, एक क्यूब से मतलब एक फलक से कितना निकलेगा, Q/6ε0, क्योंकि टोटल कितने हैं, 6 हैं। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास सी। नेक्स्ट आता है कि इनमें से बाइंडिंग एनर्जी किसकी है अधिकतम, तो आयरन की है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आरबीएससी के बीच में जो बुक आई थी राजस्थान बोर्ड की उसमें निकल लिखा हुआ था, लेकिन सीबीएसई या एनसीईआरटी यही कहती है, तो आप इसे ही याद रखें यदि आपको निकल मिले तो भी। तो क्या आएगा, आयरन या लोहा। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग, जय हिंद। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, पढ़ते रहिए, जय हिंद।